काशी ज्ञानवापी केस में आज बहुत अहम दिन है। ज्ञानवापी सर्वे के दौरान वजू खाने में शिवलिंग नुमा आकृति में मिली, जिसे हिंदू पक्ष ने विश्वेश्वर शिवलिंग होने का दावा कर दिया। आज कोर्ट इस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग यानी वैज्ञानिक जांच की अर्जी पर अपना फैसला सुनाने जा रहा है। हिंदू पक्ष की ओर से 4 महिलाओं ने कार्बन डेटिंग की मांग की है। सुनवाई करीब 2 बजे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के मांड्या के मल्लेनाहल्ली से आज शुरू हो गई, लेकिन इस पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ आज प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल नहीं होंगी। इससे पहले खबर थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा आज ही राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल होने जा रही हैं। वहीं कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने करीब 10 मिनट तक राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। सोनिया गांधी 8 अक्टूबर तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज से पूर्वोत्तर दौरे पर रहेंगे। आज सिक्किम में डेयरी कॉन्फ्रेंस में वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में भी वो शिरकत करेंगे। कल और परसों असम का दौरा करने जा रहे हैं। यहां 9 अक्टूबर को कामाख्या मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में अध्यक्षता करने जा रहे हैं। साथ ही असम के डेरागांव में राज्य भर के एमपी से सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर भुगतान में अत्याधिक देरी पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मुख्य सचिव को दलित सफाई कर्मियों का दिवाली से पहले जल्दी भुगतान करने का निर्देश जारी कर दिया। एलजी ने कहा कि सफाई कर्मियों को भुगतान न करना एक गंभीर मसला है। उन्होंने कहा कि त्योहारों से पहले इनके भुगतान के लिए कदम उठाने को उन्होंने संकेत दे दिया ताकि इन्हें कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लेकर ट्विटर पर तंज कस दिया। केजरीवाल ने लिखा कि एलजी साहब रोज मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। केजरीवाल ने लिखा कि एलजी साहब थोड़ी चिल करो, अपने सुपर बॉस को भी बोलो वो भी थोड़ा चिल करें। केजरीवाल के ट्वीट को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल के मानसिकता पर सवाल उठाए। देश में पहली बार दिल्ली एनसीआर से बाहर वायुसेना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले एयरफोर्स डे के लिए चंडीगढ़ के सुखना लेक के ऊपर फ्लाई पास्ट रिहर्सल किया गया। इस साल कुल 84 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान एयरफोर्स डे समारोह में शामिल हो रहे हैं, जिनमें 9 विमान स्टैंड बाय में रखे जाएंगे। वायुसेना के मुताबिक इस साल फ्लाई पास्ट दोपहर 2:45 बजे शुरू होकर शाम 4 बजे तक 40 मिनट तक चलेगा। कर्नाटक के बीदर में 550 साल पुरानी मस्जिद में जबरदस्ती घुसने के आरोप में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कल रात करीब 2 बजे कुछ लोगों ने वहां ऐतिहासिक महमूद गवान मस्जिद और मदरसा परिसर में घुसकर लोगों ने हिंदू धर्म की जय भवानी माता की और जय वंदे मातरम के नारे लगाए। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुताबिक ताला तोड़कर भीड़ दाखिल हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मुताबिक मदरसा महमूद गवान राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में सूचीबद्ध। शिवसेना में पार्टी सिंबल पर लड़ाई तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर शिवसेना के सिंबल पर तीर धनुष के इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। आज शिंदे इस सिलसिले में चुनाव आयोग से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस कदम को उद्धव ठाकरे गुट को धनुष और तीर के चुनाव चिन्ह से अलग रखने का प्रयास रूप में देखा जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए हिमस्खलन में कई जिंदगियां अभी भी बर्फ में दबी हुई हैं। इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 19 पहुंच चुकी है। यहां भी 10 लोगों के फंसे होने की खबर है। मंगलवार को यह बड़ा हादसा हो गया जब 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित द्रौपदी का डंडा 2 पर्वत चोटी पर हुए हिमस्खलन में करीब 56 ट्रैकर्स फंस गए। मंगलवार से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें अब गड्ढा मुक्त होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह निर्देश दे दिया है कि 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होने जा रही हैं। इसके लिए अविलंबित प्रदेशव्यापी अभियान प्रारंभ किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दे दिए कि सड़क निर्माण में निजी निवेश को भी प्रोत्साहन दिया जाए।
दिल्ली सरकार सर्दी के मौसम में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अभी से तैयारियां कर रही है, लेकिन दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर भोपाल के कुछ युवा वैज्ञानिकों ने इस समस्या का हल भी निकाल दिया है। दरअसल भोपाल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के 12 युवा रिसर्च साइंटिस्ट की टीम ने लैब में ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जिससे पराली पर डालकर कंपोस्ट तैयार कर बायोगैस और बायोप्लास्टिक बनाया जा सकता है। इस तकनीक के आने से पराली को वेस्ट नहीं बल्कि ऊर्जा के स्रोत के तौर पर देखा जाने लगेगा। इस तकनीक को किल स्विच नाम दिया गया है। अगर इस रिसर्च को सरकार की मंजूरी मिल जाती है तो मुमकिन है कि दिल्ली को पराली की समस्या से मुक्ति मिल जाए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की टीम एक बार फिर एक्शन में नजर आ रही। शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की टीम तलाशी अभियान लगातार चला रही है। ईडी की टीम दिल्ली और पंजाब के अलावा हरियाणा में करीब 35 जगहों पर रेड उसने डाली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता उदित राज की अपमानजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी ने उदित राज से माफी मांगने की बात कही। राष्ट्रपति ने गुजरात दौरे पर कहा था कि देश में 76% नमक गुजरात से बनाया जाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि देशवासी गुजरात के नमक खाते हैं। इस पर उदित राज ने राष्ट्रपति के लिए अपमानजनक शब्द ट्वीट किए थे। उदित राज की टिप्पणी का संज्ञान राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी लिया। उदित राज को सोमवार के दिन एनसीडब्ल्यू में पेश होने को कहा गया है। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय को भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा सहित कई संगठनों ने घेरने की कोशिश की। बहुजन संगठनों ने आरएसएस पर संविधान को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आई। पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। जयपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का तकरीबन काम आधा हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी राजस्थान के विराट नगर में श्री पंच खंडपीठ में आचार्य सोमेंद्र शर्मा की चादर पोशी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। भारत विभाजन के विरोध में किए गए संतों के आंदोलन में हिस्सा श्री पंच खंडपीठ की बड़ी भूमिका थी। उदयपुर में देवों के देव महादेव की सबसे ऊंची प्रतिमा बनकर अब पूरी तरीके से तैयार है। भगवान शिव की सवारी कहे जाने वाले नंदी भी विराजमान है। भोलेनाथ की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसको उद्घाटन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शायद शिव प्रतिमा की नींव अगस्त 2012 में रखी गई थी। इसकी ऊंचाई 351 फीट है और इसका वजन 3000 टन। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भगवान श्रीराम की राजगद्दी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस खास मौके पर शहरवासियों के साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भगवान के रथ को खींचा। भगवान राम की शाही यात्रा को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग शामिल। गुजरात के नर्मदा में दशहरा के बाद अनूठी परंपरा देखने को मिल रही है। लोग ने 11 के दिन रावण के पुतले को सजाकर उसकी शोभा यात्रा निकाली। इस रस्म के दौरान महिलाओं ने गरबा खेला। तिरुपति के तिरुमला मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। अपने आराध्य के दर्शन के लिए श्रद्धालु भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। पूजा अर्चना में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए खास इंतजाम। श्रीनगर में फैशन शो का आयोजन किया गया। घाटी के युवाओं के लिए ऐसा पहला मौका है जिन्हें रैंप पर उतरकर अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिला। फैशन के जरिए कश्मीर की कला का भी दिखाया गया। मोबाइल फोन और गैजेट्स की दुनिया में एक बार फिर से गूगल ने धमाकेदार तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। गूगल ने अब अपने फ्लैगशिप फोन पिक्सल के दो नए मॉडल को लॉन्च कर दिया है। गूगल पिक्सल 7 सीरीज को न्यूयॉर्क में मेड बाय गूगल इवेंट में लॉन्च कर दिया गया। कंपनी के ये लेटेस्ट स्मार्टफोन्स कई खूबियों से लैस है। गूगल के इन स्मार्टफोन्स को भारत में भी लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा पहली बार गूगल वॉच और दूसरे प्रोडक्ट्स भी इसमें शामिल। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की सौगात श्रद्धालुओं को मिलने जा रही है। पहला चरण बनकर पूरी तरीके से तैयार है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। पहले चरण के कॉरिडोर बनाने में करीब 350 करोड़ रुपए के खर्च हुए। वहीं ये पूरा प्रोजेक्ट 850 करोड़ की लागत से बनकर तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा बनेगा। परिसर इतना विशाल है कि पूरा मंदिर परिसर में घूमने और दर्शन करने में 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा।
कश्मीर घाटी के आदिवासी चित्रकार मुनीर अली खान अपनी पेंटिंग के लिए मशहूर हैं, जो कैनवास पर प्राकृतिक तस्वीरों को उकेर देते हैं, जिनकी पेंटिंग दुनिया भर में मशहूर हो रही है, जिनका घर खूबसूरत तस्वीरों से लैस है। देश की नई घरेलू एयरलाइन अकासा एयर ने यात्रियों को हवाई सफर के दौरान अपने साथ पालतू कुत्तों और बिल्लियों को ले जाने की इजाजत देने का फैसला कर दिया है। एयरलाइन के मुताबिक विमान के केबिन में 7 किलोग्राम तक के पालतू जानवरों को ले जाने में इसकी अनुमति होगी। पालतू जानवरों के साथ ले जाने के लिए मुसाफिरों को अलग से टिकट बुक कराना होगा। ये सुविधा 1 नवंबर से मिलेगी। हालांकि इसके लिए टिकटों की बुकिंग 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है। देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रोग्राम में साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई अनिवार्य होगी। स्नातक प्रोग्राम में साइबर सिक्योरिटी का बेसिक और मिड लेवल का कोर्स बढ़ाया जाएगा, जिसमें 4 क्रेडिट होंगे। यूजीसी की उच्च समिति ने इसका मसौदा तैयार किया। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं को मानसिक रूप से फिट रखने के लिए दिल्ली के 73 साल के बुजुर्ग ने शुरू की साइकिल यात्रा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देंगे संदेश। ये बुजुर्ग रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। 43 सालों तक पढ़ाने के बाद जब किरण सेठ रिटायर हुए तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा निकाली गई। उत्तर प्रदेश में विवाद के बीच मदरसों के फिजिकल सर्वे का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने जानकारी दी कि जल्द ही शासन को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। अंसारी ने कह दिया कि मदरसों की हालत सुधरने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मदरसा सर्वे के दावे को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। सुनील राजपूत ने कह दिया कि अगर सरकार की मंशा अगर सही होती तो अब तक मदरसों की हालत सुधर चुकी होती। उन्होंने कह दिया कि अगर सरकार के सर्वे के मुताबिक गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में अनियमितता नहीं है तो उन्हें सरकारी कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को 8 करोड़ 13 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस काम को किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली में हम सब के लिए ये बड़ा त्योहार है। दीपावली के पहले राशि मिलने से हम सब धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। टेहरी गढ़वाल में मौसम विभाग ने जारी की बारिश की चेतावनी। जिलाधिकारी ने जिले में 1 से 12 तक स्कूल, कॉलेजेस और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज से 1 दिन का अवकाश घोषित किया। फ्रेंच लेखिका एनी को 2022 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। नोबेल कमेटी के अनुसार एनी को उनके साहसिक, नैतिक सटीकता के साथ सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए नोबेल मिलेगा। थाईलैंड में गोलीबारी कर 37 लोगों को मारने के आरोप की पहचान हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक बंदूकधारी हमलावर एक पूर्व पुलिस अधिकारी है, जिसने घटना को अंजाम देने के बाद अपनी पत्नी और बच्चे को अपने घर में गोली मारकर खुद आत्महत्या कर ली। ये गोलीबारी गुरुवार को थाईलैंड के उत्तर पूर्व में नोंग बुआ लामसू नाम के शहर में हुई। चाइल्ड केयर होम में अंधाधुंध फायरिंग में 37 लोग मारे गए, जिसमें 22 बच्चे थे। उत्तर कोरिया की मिसाइल परीक्षण को लेकर जापान ने बड़ी बात कह दी है। जापान ने कह दिया कि जल्द ही उत्तर कोरिया सरकार नया परमाणु परीक्षण करने जा रही है। साथ ही कहा कि उत्तर कोरिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण प्रगति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान ने फ्रांस को 2 नागरिकों पर फ्रांस के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकार ने जासूसों की तस्वीरें जारी कर दी। ईरान पहले ही आरोप लगा चुकी है कि पश्चिमी देशों की शाह पर ईरान के हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ईरान के मुताबिक पश्चिमी देश हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन को हवा दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ज़ापोरिज़िया पावर प्लांट पर रूस की कार्रवाई को लेकर परमाणु ब्लैकमेल इसको तकरीबन करार दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि सभी रिएक्टर्स को बंद करना किसी ब्लैकमेल से कम नहीं है। अमेरिकी राज्यों के संगठन की आम सभा को संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने रूस से लड़ने के लिए अधिक मदद की मांग की है। यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया शहर की एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल से हमला कर दिया गया। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के हाल ही में यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया इलाके में जन्म संग्रह कराकर इससे अधिग्रहण किया था।
अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने माना है कि यूक्रेन की सरकार ने रूस के मशहूर रणनीतिकार अलेक्सांद्र की बेटी की हत्या कराई है। हाल ही में एक कार में हुए बम विस्फोट में दारिया की मौत हो गई थी। रूसी सरकार ने कह दिया कि रूस ने अपनी जांच में पहले ही इसका जिक्र कर दिया रखा। यूक्रेन की सरकार अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के दावे को खारिज कर रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने देश में बढ़ रहे ऊर्जा संकट को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि फ्रांस के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठंड के लिए देश में पर्याप्त ऊर्जा भंडार है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण फ्रांस के लोग ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं। मंदी की आशंका के बीच तेल लुढ़कते दामों पर काबू पाने के लिए तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने तेल के प्रोडक्शन में कटौती का ऐलान कर दिया है। नवंबर से तेल के उत्पाद में प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल की कटौती की जाएगी। रूस की सरकार ने फैसले को सही ठहराया। ताइवान की यात्रा पर गए जर्मन सांसद दल के ताइवान को लेकर सभी देशों के एक साथ आने की उन्होंने बात कह दी। साथ ही उन्होंने कह दिया कि जर्मनी शुरू से ही ताइवान पर बढ़ रहे सैन्य खतरों को लेकर चिंतित है। एक देश द्वारा दूसरे देश के अधिग्रहण को भी सांसदों ने गलत माना है। अर्जेंटीना के लीजेंड फुटबॉलर लियोनेल मेसी अब फुटबॉल को अलविदा कहने जा रहे हैं। अर्जेंटीना टीम के कप्तान मेसी ने ऐलान कर दिया कि इस साल खत्म में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप उनका आखिरी बड़ा टूर्नामेंट होगा। 35 साल के अर्जेंटीना के मेसी का ये 5वां फीफा वर्ल्ड कप होगा। मेसी की माने तो इस वर्ल्ड कप के बाद वो कभी भी संन्यास ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अगला वर्ल्ड कप 4 साल बाद। विमेंस T20 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला आज होने जा रहा है। लगातार 3 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर भारत टॉपर बना हुआ है। पिछले रिकॉर्ड्स में भी पाकिस्तान पर भारत भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ में पहले खेले गए 3 वनडे मैचेस की श्रृंखला के पहले मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी ओवर में 9 रन से मैच जीत लिया। बारिश की वजह से मैच 40 ओवर का किया गया था। दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 4 विकेट खोकर 249 रन बनाए, जिसके जवाब में टीम इंडिया 8 विकेट गंवाकर 240 रन ही बना सकी। टेनिस प्रीमियर लीग का चौथा सीजन इसी साल शुरू होने वाला स्टार खिलाड़ियों से सजी ये प्रतियोगिता 7 दिसंबर से शुरू होगी और 11 दिसंबर को समाप्त होने जा रही है। टेनिस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन में 8 फ्रेंचाइजी बेशकीमती ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सरकार की तरफ से खेल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार की इस नेक पहल से घाटी के खिलाड़ियों में काफी जोश देखने को मिल रहा है, जो हर तरह के खेलों में उत्साह ले रहे हैं। अब युवा वर्ग में महिला खिलाड़ी अभी अपना दम दिखाने के लिए मैदान में पसीना बहा रहे हैं। कोई फुटबॉल के खेल में इतिहास रचना चाहता है, तो कोई स्केटिंग की दुनिया में अपनी बादशाहत बरकरार रखना चाहता है। अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म गुड बाय आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अमिताभ बच्चन की बेटी के रोल में रश्मिका मंदाना नजर आ रही हैं। परिवार के रिश्तों पर आधारित ये फिल्म है। डायरेक्टर विकास बहल की फिल्म गुड बाय फिल्म के ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बिहार समेत देश के कोने कोने में आदि पुरुष का विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कई राज्यों में फिल्म की रिलीज को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अब फिल्म नगरी मुंबई में भी विरोध प्रदर्शन जारी हो चुका। बीजेपी नेता राम कदम ने आदि पुरुष को लेकर धमकी दे दी कि आदि पुरुष को महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। संभल में आदि पुरुष फिल्म को लेकर विरोध किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी जारी कर दी है कि सिनेमा हॉल में फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। इस विरोध को लेकर अभी विश्व हिंदू परिषद को कोई जवाब नहीं मिला है, जिससे खफा विश्व हिंदू परिषद के समर्थकों ने केंद्र से सेंसर बोर्ड को भंग करने का प्रस्ताव रखा।